दोस्तों, थाईलैंड इज वन ऑफ माय फेवरेट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ब्रेथ टेकिंग बीचेस, जबरदस्त और सस्ती शॉपिंग, द मोस्ट हैपनिंग नाइट लाइफ और कमाल की हिस्ट्री। जब भी मैं थाईलैंड जाता हूं, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। लेकिन वहां पर जाकर मुझे अक्सर एक बात समझ नहीं आती थी, और वो ये कि थाईलैंड एक बुद्धिस्ट कंट्री है, तो ऑफ कोर्स वहां पर बुद्धिज्म फॉलो होता है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बुद्धिज्म के अंदर खुदा का, गॉड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों वहां पर लोग टेंपल्स जाते हैं, बुद्धा के इतने बड़े बड़े स्टैच्यूज के सामने पूजा करते हैं? क्यों वहां पर बुद्धा की अलग अलग रूप में इबादत की जाती है? बुद्धिज्म का तो ये क्लेम है कि इसके अंदर कोई डॉगमा नहीं है, कोई अकीदा परस्ती नहीं है, कोई मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन नहीं है। ये मजहब तो बहुत साइंटिफिक और रैशनल है। अगर ऐसा है तो फिर बुद्धा की मूर्ति की पूजा क्यों? हाउ इज इट जस्टिफाइड? आज जरा इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। देखिए, बुद्धिज्म का जन्म दरअसल हिंदुइज्म से ही हुआ है। इनफैक्ट हिंदुइज्म की जो वैष्णव ट्रेडिशन है उसके मुताबिक बुद्धा दरअसल लॉर्ड विष्णु के 9वें अवतार थे। इस मामले पर आपको इस आर्गुमेंट के फेवर में भी दलाइल मिल जाएंगे और इसके अगेंस्ट में भी। बेसिकली इस बात को बताने का मकसद यह था कि बुद्धा की इस दुनिया से जाने के बाद लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि वो पिछली जिंदगी में कौन थे, उनकी क्या क्वालिटीज थी, वो किस रूप में इस दुनिया में मौजूद थे। क्योंकि हिंदुओं का पुनर्जन्म पे बिलीव तो है। लोगों ने सोचना शुरू किया कि बुद्धा ने ऐसा क्या किया होगा, उनके पास वो कौन सी क्वालिटीज थी कि उन्होंने इसी जिंदगी में निर्वाणा की स्टेट को अचीव कर लिया। इस सोच ने बुनियाद रखी जाटक टेल्स की, यानी कि बर्थ स्टोरीज। इन कहानियों में अलग अलग कैरेक्टर्स, जिनमें जानवर और इंसान दोनों शामिल हैं, उनके जरिए बुद्धा के पिछले जन्मों को समझने की कोशिश की गई। इन्हीं कहानियों के जरिए एक नया आइडिया क्रिएट हुआ जिसे कहते हैं बोधिसत्वा। बोधिसत्वा दरअसल एक ऐसा शख्स होता है जिसके अंदर सलाहियत होती है, कैपेबिलिटी होती है एनलाइटनमेंट हासिल करने की। ये शख्स इसी दुनिया में मौजूद रहता है और बार बार रीबॉर्न होता रहता है ताकि इस दुनिया के लोगों को फायदा पहुंचा सके। बोधिसत्वा की इस थॉट ने बुद्धिज्म के अंदर एक नई ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा गया महायाना। महायाना को प्रैक्टिस करने वाले लोगों का यह मानना है कि बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, जिनको धम्मा कहा जाता है, ये उसकी एक डीप और गहरी फॉर्म है। उनका मानना था कि बुद्धा की जो पुरानी टीचिंग्स थी ना, उन्हें जरूरत के मुताबिक लिमिटेड और दुनिया से छुपा कर रखा गया ताकि सही मौके पर, सही वक्त पर उन्हें दुनिया के सामने पेश किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ बुद्धिज्म की जो अर्लीस्ट ट्रेडिशन है, जिसे थेरावदा कहा जाता है, उसके मुताबिक सिर्फ 2 ही बोधिसत्वास हो सकते हैं। एक तो गौतम बुद्ध खुद और दूसरे मैत्रेय, एक ऐसा बोधिसत्वा जो फ्यूचर में इस दुनिया में आएगा टू प्रीच द ट्रूथ ऑफ धम्मा। मैत्रेय का कॉन्सेप्ट वही है जो अब्राहमिक रिलीजन्स में मसाया का है, जिसमें बिलीव किया जाता है कि फ्यूचर में एक वक्त ऐसा आएगा जब इस दुनिया के अंदर एक अजीब सा वैक्यूम मौजूद होगा। लोग अपने मॉरल्स भूल चुके होंगे और इस दुनिया को एक नई मोरालिटी की जरूरत पड़ेगी। और बुद्धिस्ट के मुताबिक यही वो वक्त होगा जब मैत्रेय बोधिसत्वा इस दुनिया में आएगा। यही एक बहुत मेजर फर्क है थेरावदा और महायाना ट्रेडिशन में। जहां थेरावदा सिर्फ 2 बोधिसत्वास पर ईमान रखती है, वहीं महायाना ट्रेडिशन ने ना सिर्फ मंक्स के लिए बल्कि आम आवाम के लिए भी बोधिसत्वा के रास्ते खोल कर रख दिए। ऐसा करने से बुद्धिज्म में एक बहुत बड़ा चेंज आया जिसने बुद्धिस्ट आइकॉनोग्राफी के फ्लड गेट्स ओपन करके रख दिए। लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए बुद्धा या बोधिसत्वा के अलग अलग रूप बनाए जाने लगे। बुद्धा का तामीर किया गया हर एक बुत एक या एक से ज्यादा क्वालिटीज को डिपिक्ट करता है, और जब कोई भी बुद्धिस्ट बुद्धा के इस बुत के सामने खड़ा होता है तो दरअसल वो उसकी पूजा नहीं कर रहा होता, बल्कि वो उससे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हासिल कर रहा होता है। सो बुद्धा बुद्धिस्ट के लिए एक खुदा नहीं बल्कि एक ऐसी हस्ती है जिसके जरिए वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं। बुद्धिस्ट का ये ईमान है, ये उनका बिलीफ है, ये उनका फेथ है कि जो भी क्वालिटीज बुद्धा के उस बुत में मौजूद है ना, एक दिन वो भी अपने अंदर वही क्वालिटीज पैदा कर लेंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह की इमेज देखें तो आपने याद रखना है कि बुद्धिस्ट इस वक्त बुद्धा की वर्शिप नहीं कर रहे,
बल्कि दे आर ऑफरिंग रिस्पेक्ट फॉर एन एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग। बोधिसत्वास की बात करें तो इनकी 3 टाइप्स हैं, जिसमें पहला है किंग, उसके बाद है शिप्स कैप्टन और तीसरे नंबर पर है शेफर्ड। लेकिन आखिर इनका मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि बोधिसत्वा का जो मेन टास्क है ना वो ये है कि उसने लोगों को गाइड करना है। सो जब वो किंग के रूप में मौजूद होता है ना, उसका मकसद होता है कि पहले वो खुद एनलाइटेंड बनेगा और फिर लोगों को एनलाइटनमेंट की तरफ लीड करेगा। जब बोधिसत्वा शिप के कैप्टन के रूप में होगा तो इसका मतलब यह है कि वो सब लोगों के साथ मिलकर एक साथ एनलाइटनमेंट हासिल करेंगे। और जब वो शेफर्ड यानी कि चरवाहे के रूप में होगा तो इसका मतलब यह है कि वो पहले लोगों को गाइड करेगा एनलाइटनमेंट की तरफ, एंड देन ही विल सीक इट हिमसेल्फ। मैंने आपको बताया ना कि बुद्धिज्म अरोज आउट ऑफ हिंदुइज्म, और एक बहुत ही मेजर मामला जिसके ऊपर महावीरा जो जैन मजहब के फाउंडर हैं और बुद्धा का पुराने वैदिक रिलीजन से इख्तिलाफ हुआ, वो था लोगों को मारने के हवाले से। इन दोनों के मुताबिक हिंदुइज्म लोगों को मारने के मामले में एम्बिवेलेंट था। एम्बिवेलेंट को उर्दू में कहते हैं मुबहम, यानी कि किसी मामले पर मिक्स्ड फीलिंग होना या दो राय होना। एक जगह हिंदुइज्म अहिंसा यानी नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है और दूसरी जगह जंग के अंदर लोगों को मारना इंसान की ड्यूटी करार देता है, जैसे कि इन द केस ऑफ महाभारत। बुद्धा को यह बात बिल्कुल समझ ना आई और उन्होंने इसी पॉइंट को लेकर अपने 5 रूल्स ऑफ लिविंग का पहला प्रिंसिपल तरतीब दिया, जो कि है नॉट किलिंग एनीवन। ये वो काम है जो इंसान ने जिंदगी में कभी नहीं करने। इसमें दूसरे नंबर पर है स्टीलिंग यानी कि चोरी, तीसरे नंबर पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट यानी कि जिनसी बेहरा रवि, चौथे पर लाइंग यानी कि झूठ, और 5वें पर है कंजम्पशन ऑफ माइंड डलिंग इंटॉक्सिकेंट्स जैसे कि अल्कोहल। देखिए, बुद्धिज्म के आगाज से इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था ऑफ नॉट किलिंग एनीवन, लेकिन इसको पहली दफा प्रैक्टिस किया सही मानों में अशोका ने इन 3rd सेंचुरी बीसी। अशोका का जन्म इंडिया में हुआ इन द ईयर 304 बीसी। वो मौर्यन एम्परर बिंदुसारा के बेटे थे और उसने अपने भाइयों को कत्ल करके मगध की किंगडम को अपना बनाया इन द ईयर 268 बीसी। यहीं से उसने अपनी ब्रूटल एक्सपेंशन का आगाज किया और देखते ही देखते इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अशोका के कंट्रोल में आ गया। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि एक जंग के बाद उसने लोगों की मरी हुई लाशें देखी, उनका खून देखा। ये वो मोमेंट था जहां पर उसका जहन बदलना शुरू हुआ। वो एक तिलमिलाहट, एक रेस्टलेसनेस का शिकार हुआ। उसने सवाल उठाने शुरू किए और उसको उन सवालों का जवाब मिला बुद्धिज्म में। यही वो मौका था जब वो एक हिंदू से बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गया। उसने कसम खाई कि वो आइंदा से कभी जंग नहीं करेगा। उसने जानवरों की कुर्बानी पर भी पाबंदी लगा दी, गरीबों को सपोर्ट करना शुरू किया, उनके वेलफेयर के ऊपर काम किया। ना सिर्फ ये बल्कि उसने मिशनरीज को अलग अलग मुल्कों में भेजा ताकि बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा सके। सो अशोका ने अपने एक्शंस के जरिए यह साबित कर दिया कि बुद्धिज्म इज अ रिलीजन ऑफ पीस। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि अक्सर लोग बुद्धिज्म को मजहब की बजाय एक फिलोसॉफिकल सिस्टम समझते हैं, और ये काफी हद तक दुरुस्त बात भी है, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर बहुत ही डीप और प्रोफाउंड फिलॉसफी मौजूद है। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत है द क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलिंदा। इट इज अ फिलोसॉफिकल बुद्धिस्ट स्टोरी अबाउट नो सेल्फ। बेसिकली ये एक डायलॉग है एक बुद्धिस्ट सेज नगासेना का विद किंग मिलिंदा। किंग मिलिंदा उस जमाने में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के एक रूलर थे। जब नगासेना किंग मिलिंदा से मिलता है तो बादशाह उससे सवाल करता है कि क्या मैं नगासेना से ही मिल रहा हूं। नगासेना पहले जवाब से ही फलसफे का आगाज करता है। वो कहता है कि नगासेना मेरा नाम तो है, लेकिन ये मेरी सेल्फहुड नहीं है। ये तो सिर्फ मेरी एक डेजिग्नेशन है, मेरा एक टाइटल है। इन एन एब्सोल्यूट सेंस नगासेना डज नॉट एग्जिस्ट। किंग मिलिंदा इस तरह की फलसफियाना बात सुन के हैरान और परेशान हो जाता है और पूछता है कि भाई ये तुम क्या बात कर रहे हो, नगासेना तो मेरे सामने खड़ा हुआ है
और तुम ही तो नगासेना हो। इस बात को सुन के वो बुद्धिस्ट सेज एक एनालॉजी देता है। वो बादशाह से कहता है कि तुम यहां एक चैरियट में पहुंचे, यानी कि चैरियट एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिर वो चैरियट के अलग अलग स्पेयर पार्ट्स का जिक्र करता है, जिसमें एक्सल शामिल है, व्हील शामिल है, उस चैरियट की गद्दी शामिल है। वो बादशाह से सवाल करता है कि क्या मैं इसके एक्सल को चैरियट कह सकता हूं? क्या इसके व्हील को मैं चैरियट का नाम दे सकता हूं? बादशाह ने कहा नहीं। नगासेना ने कहा कि अगर ये चीज चैरियट का हिस्सा नहीं है तो फिर चैरियट आखिर है क्या? दरअसल कोई भी चैरियट इन्हीं एक्सल, इन्हीं व्हील्स का कॉम्बिनेशन होती है। इट इज नॉट ओवर एंड अबव इट्स पार्ट्स। जब आप इन सारे पार्ट्स को जोड़ देंगे तो एक चैरियट तख्लीक हो जाएगी। इसी तरह इंसान का भी कोई परमानेंट वजूद नहीं है। इंसान की बॉडी, उसके सेंसेशंस, उसके परसेप्शंस, उसकी कॉन्शियसनेस, उसके आइडियाज, ये सब मिलके उसे इंसान बनाते हैं। और ये सब चीजें क्योंकि हर वक्त एक फ्लक्स में है, एक चेंज में है, लिहाजा इंसान की भी कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। बुद्धिस्ट इसीलिए इंसान को 5 इंटरडिपेंडेंट एंटिटीज में डिवाइड करते हैं, जिन्हें कहते हैं स्कंधास। इसमें पहला है फॉर्म, यानी कि आवर फिजिकल बॉडी। दूसरे पे है सेंसेशंस, तीसरे पर है परसेप्शन, चौथे पर है मेंटल फॉर्मेशंस और आखिरी स्कंधा है कॉन्शियसनेस। नगासना का यह आर्गुमेंट था कि क्योंकि इंसान की ये 5 सेंसेस मुसलसल चेंज होती रहती हैं, इसीलिए इंसान का भी कोई परमानेंट वजूद नहीं हो सकता। देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। जहां ट्रेडिशनली बुद्धिज्म में रिचुअल्स बहुत ही सिंपल और सीधे साधे हैं, वहीं तिब्बतन बुद्धिज्म इज वेरी ड्रामेटिक एंड कलरफुल। आपने अक्सर तिब्बतन मंक्स को बड़े ही कलरफुल ड्रेसेस में देखा होगा। उनके हैंड जेस्चर्स, उनका वर्शिप करने का तरीका काफी मुख्तलिफ है। लेकिन ट्रेडिशनल बुद्धिज्म तो बहुत ही सिंपल है, लिहाजा इतना फर्क आखिर क्यों? देखिए, इंडिया में बुद्धिज्म और हिंदुइज्म हजारों साल तक एक दूसरे के साथ साथ चलते रहे। लेकिन जब पद्मा संभवा, जिन्हें तिब्बतन बुद्धिज्म का फाउंडर माना जाता है, उन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत में एस्टैब्लिश किया इन द 8th सेंचुरी, उस वक्त महायाना ट्रेडिशन के साथ साथ हिंदुइज्म की भक्ति ट्रेडिशन का भी बुद्धिज्म के ऊपर इन्फ्लुएंस था। हिंदुइज्म में जो भक्ति ट्रेडिशन थी ना, वो काफी पर्सनल और इमोशनल एंगेजमेंट थी खुदा यानी भगवान के साथ। दिस वॉज टेकन अ स्टेप फर्दर इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म विद द डेवलपमेंट ऑफ तंत्र। तंत्रों में सिर्फ इस बात के बारे में नहीं सोचा जाता कि इस पूजा से आखिर हासिल क्या होगा, बल्कि इसके दौरान जेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट का भी इस्तेमाल होने लगा। मसलन जो शख्स बुद्धा के साथ इमोशनली एंटैंगल्ड होता, वो अपने आप को भी बुद्धा ही समझता, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका जिस्म बल्कि पूरा वजूद मस्त हो जाता। तिब्बतन बुद्धिज्म में जो आपको कलर नजर आता है ना, ये दरअसल यही तांत्रिक बुद्धिज्म है। दोस्तों, बुद्धिज्म की बात हो और दलाई लामा का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? सो वीडियोस के आखिर में ब्रीफली आपको इन तिब्बतन लामास के बारे में भी बता देता हूं। मैंने आपको बताया ना कि महायाना बुद्धिज्म के अंदर बोधिसत्वास वो लोग होते हैं जो इसी दुनिया में बार बार रीबर्थ लेते हैं ताकि लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। तिब्बतन बुद्धिज्म इस आइडिया को रिफाइन करता है तुल्कू में। इसको री इनकारनेट लामा भी कहा जाता है। लामा दरअसल टाइटल दिया जाता है एक सीनियर बुद्धिस्ट लीडर को इन तिब्बत। जब एक बड़ा और ग्रेट लामा मरता है तो कंसिडर किया जाता है कि उसकी जगह एक और लामा लेगा, वो पैदा होगा। यहीं से उस नए लामा की सर्च का आगाज होता है। बचपन से ही ऐसे लामास को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने पिछले जन्म की कुछ ऐसी बातें याद करें ताकि वाकई ये साबित हो सके कि उनकी री इनकारनेशन हुई है। इस तरह के लामाज या टुल्कूज सैकड़ों की तादाद में होते हैं, लेकिन इनमें शायद सबसे फेमस हैं दलाई लामा। दलाई लामा को अवलोकितेश्वरा की इनकारनेट फॉर्म करार दिया जाता है, अ बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन। वो हैं तो बोधिसत्वा, लेकिन वो अपनी जिंदगी एक आम आदमी की तरह गुजारते हैं। सो माय डियर बुक बडीज, आज हमने अपना दूसरा रिलीजन भी खत्म कर लिया। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने आपको हिंदुइज्म के बारे में बताया था, सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है।
इसके बारे में आपको एनलाइटन किया था। और लास्ट हमने अब बुद्धिज्म भी कंप्लीट कर लिया है। जहां हमने हिंदुइज्म से टॉलरेंस सीखी, वहीं बुद्धिज्म से हमने सीखा कि आपका जहन आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इट्स अ ग्रेट फिलॉसफी। बुद्धिज्म का फलसफा वाकई बड़ा प्रोफाउंड है। इस वीडियो सीरीज में आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतनी एनकरेजमेंट दी है, दैट आई फील इलेटेड। इस सीरीज को स्टार्ट करने का मकसद यह है कि हम लोग अपनी जहन साजी कर सकें, दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ सकें, उनकी बेहतरीन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपना सकें, उनसे सीख सकें, सो दैट दिस वर्ल्ड कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। और दूसरी बात यह कि हम सब लोग रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आवर रिलीजन इज शुड प्रमोट रिलीजियस हार्मनी। इस हार्मनी के अंदर ही हमारी कामयाबी है। अगली दफा बात करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन पर, जो कि है जुडाइज्म। Until next time, goodbye.